दुनिया में आज देखिए, इस्राइल में बंदूकों को बढ़ावा। इस्राइल में सरकार चाहती है उसके ज्यादा से ज्यादा नागरिकों के हाथों में हो हथियार, लेकिन क्या इससे वहां रहने वाले लोग होंगे और अधिक महफूज? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं उदित मेहरा। इस्राइल में बंदूकों को क्यों दिया जा रहा है बढ़ावा, करेंगे बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा उसे अपने रिपोर्टर की है चिंता, जिसे रूस ने किया है गिरफ्तार। इससे पहले एफएसबी सिक्योरिटी सर्विसेज ने की पुष्टि कि पत्रकार इवान गर्शकोविच को जासूसी के संदेह में किया गया गिरफ्तार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी सहयोगी की मदद करने वाले 4 बैंक एग्जीक्यूटिव्स को एक स्विस कोर्ट ने पाया कोताही बरतने का दोषी, जिन्होंने करोड़ों डॉलर्स किए थे इधर से उधर। कोर्ट ने उन पर जुर्माना भी लगाया। दक्षिण कोरिया की सरकार ने कहा उत्तर कोरिया डराने के लिए अपने लोगों को दे रहा है सरेआम सजा। दक्षिण कोरिया ने जारी की एक रिपोर्ट, जिसमें कहा उत्तर कोरिया हत्या से लेकर विदेशी फिल्में देखने जैसे जुर्मों के लिए अपने लोगों को दे रहा है मौत की सजा। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। क्या इस्राइल में आने वाले समय में बंदूकों का बोलबाला होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस्राइल की सरकार अपने नागरिकों को बड़ी संख्या में बंदूकों के लाइसेंस दे रही है, जिससे चिंताएं बढ़ रही हैं। इसी की बात आज कवर स्टोरी में। इस्राइल की धुर दक्षिणपंथी सरकार अब चाहती है कि इस्राइल के अधिक से अधिक नागरिकों के पास बंदूक हो। इस्राइल में बंदूक लाइसेंस के लिए आवेदनों ने पुराने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस्राइल में बीते साल हिंसा में बढ़ोतरी हुई है और जब जब सुरक्षा की जरूरत बढ़ी, तब यह देखा गया कि बंदूकों के लिए लाइसेंस की मांग भी बढ़ जाती है। हिंसा जिन इलाकों में बढ़ी है वो इलाके हैं वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम, जहां कई लोग मारे गए हैं। यहां इस्राइल का साल 1967 में हुए मिडिल ईस्ट वॉर के समय से नियंत्रण है। इन इलाकों में इस्राइली सुरक्षा बलों के हाथों पिछले साल कम से कम 146 लोग मारे गए। इस्राइलियों के लिए भी बीता साल सबसे अधिक घातक रहा, जहां फलस्तीनियों या इस्राइली अरबों के हमलों ने 29 इस्राइलियों और 2 विदेशी नागरिकों की जान ले ली। और साल 2023 के आंकड़े बताते हैं कि 3 महीनों में ही 78 फलस्तीनी मारे गए हैं। इसी तरह फलस्तीनियों के हमले में इस वर्ष अभी तक 13 इस्राइली और यूक्रेन का 1 नागरिक मारा गया है। लेकिन हिंसा इतनी क्यों बढ़ गई है? फलस्तीनी हमलावरों का कहना है कि वो इस्राइली कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं कुछ हमले फलस्तीनी चरमपंथी समूहों ने किए हैं। हिंसा में बढ़ोतरी के बाद कुछ इस्राइली अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। और ताज़ा हाल ये है कि रमज़ान के महीने के दौरान इस्राइल और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में तनाव को लेकर चिंता बनी हुई है। लेकिन अधिक से अधिक बंदूकों को बढ़ावा देने से क्या वाकई सुरक्षा की भावना बढ़ेगी? देखिए बीबीसी संवाददाता मुहन्नद तुतुनजी की ये रिपोर्ट। ये एक दुखी पिता हैं जो अपने अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं, और ये हैं बुरे दिन जहां वो दिखा रहे हैं कि उनके बेटे बहू को जनवरी में फलस्तीनी बंदूकधारी ने गोली मार दी थी। ये बहुत मुश्किल दौर है। मैं अलग ही दुनिया में हूँ, जहाँ दिन रात का पता ही नहीं। मैं खा नहीं पाता, कुछ महसूस नहीं कर पाता। वे कब्जे वाले ईस्ट यरूशलेम में रहते हैं, जिसे नेवे याकोव कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ये गैर कानूनी है और अपने बेटे बहू की मौत के लिए वो इस्राएली अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हैं। मैं प्रधानमंत्री को दोषी मानता हूँ। वो सेना के प्रमुख हैं, लेकिन मेरी नजर में वो दोषी हैं। हमले के बाद नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन ग्विर ने हर महीने बंदूकों के 2000 से बढ़ाकर 10,000 लाइसेंस जारी करने का वादा किया। वो चाहते हैं कि मिज़राही जैसे लोगों के हाथों में बंदूक हो ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें। इस्राएली समाज आमतौर पर हथियार नहीं रखता, खासतौर पर धार्मिक लोगों को लगता है कि वो निशाने पर हैं। विश्लेषकों का कहना है कि बेन ग्विर ने दोनों पक्षों की तरफ से बढ़ते अपराध और बढ़ती हिंसा का फायदा उठाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी हैं और लोगों को अधिकारियों पर भरोसा नहीं है कि वो उनकी हिफाजत करेंगे। इससे हालात बदल रहे हैं।
creating change. लोग इस तरह की जगहों पर जा रहे हैं। मैं हथियार सिर्फ इसलिए रखता हूं ताकि अपनी हिफाजत कर सकूं। मैं खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकूंगा। बंदूक हासिल करने की प्रक्रिया कठिन और महंगी भी है। फिलहाल केवल 2% लोगों के पास ही एक बंदूक है। फिर भी लाइसेंस के लिए आवेदनों की संख्या पिछले साल के आंकड़े से 2 गुना होकर 42,000 पर पहुंच गई है। यरूशलम में शूटिंग रेंज के मैनेजर इसकी वजह बताते हैं। पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रह सकती। यरूशलम में यदि पुलिस 2 या 3 मिनट बाद पहुंचती भी है तो हमले के बाद अधिकतर लोगों के लिए काफी देर हो जाती है। बंदूकों का विरोध करने वालों का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ज्यादा लोगों के पास हथियार होने से हमले की घटनाएं कम होती हैं, बल्कि इससे इसराइल के फलस्तीनी नागरिकों और यहूदी फलस्तीनी महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ेगी। निजी सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय ज्यादा जरूरत है ठीक से प्रशिक्षित, तेजी से हरकत में आने वाली सिक्योरिटी फोर्स की, जो हालात को और ना बिगाड़ दे, जैसा कि यहाँ इजराइल में अक्सर होता है। who don't exacerbate the situation, which is often the case here in Israel. इसराइल और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में पिछले साल 2 दशक में सबसे अधिक हिंसा हुई। इस्लाम में पवित्र माना जाने वाला रमजान का महीना जारी है और यहूदियों का पास ओवर फेस्टिवल आने वाला है। आशंका है कि इस दौरान तनाव बढ़ भी सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इसराइल की धुर दक्षिणपंथी सरकार के जो इरादे हैं, क्या उससे खून खराबा कम करने में मदद मिलेगी? इसराइल में बंदूकों के बढ़ते चलन और लाइसेंस देने में सरकार की उदारता के क्या मायने हैं, यही जानने के लिए हमने बात की यरूशलम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा से। देखिए, इसराइल में आप बंदूकधारी लोगों को चारों तरफ देख सकते हैं। आप चाहे जिस सड़क पे जाएं या किसी भी इमारत के किसी भी यहाँ पर पर्यटन स्थल पे जाएं या सुपरमार्केट में जाएं या कहीं भी जाएं, तो आपको बंदूकधारी लोग तो हर जगह नजर आएंगे, जिन्हें की लाइसेंस भी प्राप्त है। लेकिन आपको इस तरह की खबरें बहुत कम यहाँ सुनने को मिलेंगी कि लोगों के बीच में आपसी मुठभेड़ हो गया और किसी ने गोली चला दी। तो इस तरह की खबरें बहुत कम अभी तक सुनने को मिली हैं। लेकिन जहां तक पश्चिम तट के इलाके का सवाल है, तो वहां पर सुरक्षा को लेकर के काफी जो है वो चिंता रहती है। वहां फौज की बड़ी तादाद में तैनाती के बावजूद जो है वहां के लोग एक तरह से असुरक्षा की भावना से जीते हैं। और वहां पर चूंकि फिलिस्तीनी इलाकों से काफी वो करीब है, वेस्ट बैंक का इलाका, वेस्ट बैंक का बड़ा हिस्सा तो जो है वो फिलिस्तीनी प्राधिकरण के ही के अंडर में आता है। तो वहां से कई बार चूंकि हमले होते रहे, तो वहां लगभग हर घर में बंदूकें और इस तरह के असले जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। देखिए, अभी यहाँ पर जो गठबंधन की सरकार बनी है उसमें दक्षिणपंथी पार्टियां ही मूलतः शामिल हैं, और इसमें कुछ जो हैं वो बड़े ही एक्सट्रीम इंतहा पसंद जो हैं पार्टियां इसमें शामिल हैं, जिनका कि स्टैंड चाहे वो फिलिस्तीनी मसला हो या वैसे भी कोई मामला उठाया जाए, तो एक एक्सट्रीम दक्षिणपंथी जो है विचारधारा देखने को सामने आ रही है। और उनका मानना यह है कि लोग जो हैं वो हथियारबंद हों, वो हमेशा तैयार रहें किसी भी परिस्थिति के लिए। तो ये गन कल्चर की जहां बात हो रही है, वहां पे ये कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो किसी के भी घर में कहीं भी जाकर के छापा मार सकती है। और इस तरह की बातें जब हो रही हैं, तो एक और अहम मसला जो उठ के आया है वो है कि नेशनल गार्ड बनाने की बात हो रही है, जिसमें कि माना जा रहा है कि पश्चिम तट के ज्यादातर लोग जो कि इन पार्टियों का समर्थन करते हैं उनको शामिल किया जाएगा, और इसमें तकरीबन 2000 लोग जो हैं वो शामिल होंगे और उन्हें जो है वो इस तरह का लाइसेंस दिया जाएगा। तो इसको लेकर के यहाँ चिंता है। कई लोगों ने जो है इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे एक तरह की जो समानता है कानून के तहत वो खत्म हो जाएगी। फिलिस्तीनी आबादी जो है वो अपने को खतरे में महसूस करेगी और बिल्कुल इस तरह के कल्चर को बढ़ावा न दिया जाए।
पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। वहां कराची में अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग इकट्ठा हुए, जिनमें सिंध प्रांत हिंदू, क्रिश्चियन और कबायली लोग भी थे। उनका इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान में उनके समुदाय की कम उम्र की लड़कियों का शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि इसे लेकर कानून बनाया जाए। और जानकारी दे रही हैं कराची से हमारी सहयोगी शुमाइला खान। ये दरावड़ कबाइल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ कराची पहुँचे हैं। रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन्स के केसेस सामने आने के बाद ये पहली बार है कि ये तमाम कबाइल फोर्स कन्वर्जन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट के लिए यहाँ कराची में जमा हुए हैं। देखिए, सिंध के अंदर कई सालों से मज़हब तब्दीली के मामला चल रहे हैं, जिसमें 12, 13, 14 साल की बच्चियाँ भी हमारी नाबालिग उनको अगवा किया जाता है। उनका मज़हब तब्दील करके फ़ौरन शादियाँ, एक घंटे के अंदर वो अगवा भी हो गई, उसका मज़हब भी तब्दील हो गया और शादी हो गई। मजबूरन आज सिंध असम्बली के आगे इसलिए आए हैं कि खुदारा हमारी नाबालिग बच्चियाँ और शादीशुदा ख़वातीन जो अगवा हो रही हैं उनका मज़हब तब्दील किया जा रहा है। ये बहुत जुल्म है हमारे लोगों के साथ और इसी जुल्म और नाइंसाफ की वजह से लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। हिंदुओं के साथ सॉलिडारिटी में यहाँ पे ईसाई मज़हब से लोग भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त गजाला शफीक मौजूद हैं। हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी जिस भी अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी बच्चियों के साथ यही तशद्दुद होता है, तो यह जुल्म अक़लियतों पर कब तक जारी रहेगा। हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करने के लिए रोड्स पर मौजूद हैं। हमें मजबूर किया गया है कि हम सीधे असम्बली के सामने आए। दरावड़ कबीले के इस मार्च में ऐसे ख़ानदान भी शामिल हुए हैं जिनकी बेटियों के मज़हब को तब्दील करके उनसे शादियाँ की गईं और अभी तक वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। चंदा महाराज भी उन्हीं में से एक हैं। उनकी वालदा यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे कमाने वाला कोई नहीं था, काम पे जाती थी, अगवा कोरी मजदूर था, मेरी लड़की लेके चला गया। हम बाहर निकलते हमें डर लगता है कि उससे भी उठा कर लेके गए, हमें भी क्या पता उठा कर लेके जाए, तो हमारे घर पे तो कोई कमाने वाला नहीं है। इसी सिंध असम्बली ने फोर्स कन्वर्जन के ख़िलाफ़ एक बिल मंजूर किया था जिस पर रिलीजियस पार्टीज़ ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। गवर्नर ने उस बिल पर दस्तखत नहीं किए और वापस भेज दिया। सिंध में पीपल्स पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि इस बिल में अमेंडमेंट्स करके इसे दोबारा पेश किया जाएगा, लेकिन इस बात को 8 साल गुजर चुके हैं। इमरान खान की सरकार ने भी फोर्स कन्वर्जन पर पार्लियामेंट की एक जॉइंट कमेटी बनाई थी ताकि वो कंसल्टेशंस कर सकें स्टेक होल्डर्स के साथ। ये कमेटी 1 साल तक स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस करती रही, जिसके बाद उसे ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन्स नहीं होती। हालांकि इंटरनेशनल और नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कहती रही हैं कि पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन के केसेस बढ़ रहे हैं। अब खबर रूस से, जहां रूसी पत्रकार और नोबेल पीस प्राइज पा चुके दिमित्री मुरातोव ने आगाह किया है कि रूस की सरकार प्रोपेगेंडा के जरिए परमाणु युद्ध को भी जायज़ ठहराने में जुटी है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति के द्वारा परमाणु हथियार के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मुरातोव ने बीबीसी की रूसी सेवा के एडिटर स्टीव रोजनबर्ग से बात की। रूस में हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को प्रोपेगेंडा के जरिए ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि परमाणु युद्ध एक बुरी चीज नहीं है। सरकारी चैनलों पर परमाणु युद्ध और परमाणु हथियार को इस तरह लोगों के बीच प्रचारित किया जा रहा है मानो ये कोई खाने पीने की चीज हो। वो ऐलान करते रहते हैं कि हमारे पास ये मिसाइल है, वो मिसाइल है। वहाँ बात की जाती है कि किस तरह एक परमाणु सुनामी आएगी और अमेरिका तक को तबाह कर देगी। रूस में 12 टीवी चैनल, हजारों न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया सब सरकार की विचारधारा के अनुसार काम करते हैं। रूस और यूक्रेन के लोगों के बीच दोबारा कभी संबंध बेहतर नहीं हो पाएंगे। रूस में राजनीतिक विरोधियों को दबाया जाता रहेगा। मेरी आखिरी उम्मीद युवा पीढ़ी है जो दुनिया को एक दोस्त की तरह देखती है, दुश्मन की तरह नहीं। क्या आपने ऐसे कप्स के बारे में सुना है जिन्हें आप खा सकते हैं, और नूडल्स के ऐसे पैकेट्स के बारे में जो घुल जाते हैं? कई कंपनियां समुद्री शैवाल से प्लास्टिक के नए विकल्प तैयार कर रही हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के मौके पर हमने दुनिया भर के सीवीड इनोवेटर्स से बात की जो अपनी प्लांट बेस्ड पैकेजिंग से प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आप इसे खा सकते हैं तो कुदरत भी पचा सकती है। तो चीयर्स। ये प्लास्टिक समुद्री शैवाल से बना है। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कई कंपनियां इस पौधे के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। जागरूकता बढ़ रही है, दुनिया को समाधान चाहिए। समुद्री शैवाल एक अच्छी खबर है। धरती पर मौजूद ये ऐसा बेहतरीन संसाधन है जिसे अब तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। जीवाश्म ईंधन से बनी नॉर्मल प्लास्टिक के उलट समुद्री शैवाल से बना प्लास्टिक सड़ जाता है। ब्रिटेन का ये स्टार्टअप समुद्री शैवाल से बने मटेरियल से पैकेजिंग बनाता है। हमने कीड़ों के साथ इसका परीक्षण किया। हम देख सकते हैं कि ये फल के छिलके की तरह आसानी से गल जाता है। इसकी प्रक्रिया में पौधे को सुखाया जाता है और उसको जेल में बदल दिया जाता है। कई दूसरे विकल्प भी हैं, लेकिन उनकी कीमत मौजूदा प्लास्टिक से 2 से 10 गुना तक ज्यादा है। हम कई तरह की समुद्री शैवाल पर काम कर रहे हैं और समुद्री शैवाल के जिस मटेरियल को हम ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी कीमत कम करने पर भी काम कर रहे हैं। दुनिया का 99% से ज्यादा समुद्री शैवाल एशिया में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल खाने के लिए होता है। यूरोप और दुनिया भर में समुद्री शैवाल का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन नॉर्मल प्लास्टिक को समुद्री शैवाल से बदलने के लिए सबसे पहले तो हमें समुद्री शैवाल की खेती अरबों टन बढ़ानी होगी और ये बहुत महंगा होगा। हमें उन अरबों रुपयों के बारे में सोचना होगा जो हमने अच्छी प्लास्टिक बनाने के लिए बीते कुछ दशकों में तेल उद्योग में लगाए हैं। हमें समुद्री शैवाल के लिए भी वही करना होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमें ये भी ख्याल रखना होगा कि समुद्री शैवाल की खेती हमारे समंदरों को नुकसान न पहुंचाए। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि एक बार में ही सारा समुद्री शैवाल न हटा दिया जाए, क्योंकि इससे जलीय पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचेगा। समुद्री शैवाल से हमारे समंदरों में प्लास्टिक की मात्रा कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हमें दूसरे मटेरियल्स की भी ज़रूरत होगी। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcwithin। आज के लिए बस इतना ही।